हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग क्रैश कोर्स देख रहे हैं, 12th क्रैश कोर्स देख रहे हैं। मतलब कि एक्स्ट्रा मार्क्स गेन के लिए हम लोग कोर्स देख रहे हैं। मतलब 12 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग 90 प्लस मार्क्स लाएं केमिस्ट्री में। और इसीलिए हम लोग इसे टॉनिक कोर्स कह सकते हैं। इसका और नाम रख सकते हैं क्या, शॉर्ट नोट्स। तो बेटा हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे हैं, और जिसमें हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे, और जो आपके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है बेटा, तो आपको हम बता चुके हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर चुके हैं। आप उसे बेहतर ढंग से देख करके इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर महसूस होने वाला है। यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अभी तक जो पढ़ाए आपको वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे हम लोग। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव में मीन्स ये नॉर्मल नहीं है ना। यहाँ क्या होने वाला है, आपके अनुसार से ये है ना, आप जो यहाँ पर आप मानने वाले हैं कि हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू ये आने वाला है। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट करने वाले हैं उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो जाए, है ना। आप जो नॉर्मल कॉलिगेटिव है ना, एक्सपेक्ट वैल्यू मीन्स क्या समझेंगे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नॉर्मल जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं होने वाला है, एबनॉर्मल हो जाएगा, या फिर इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा डिफाइन नहीं हो सकेगा। और जब एबनॉर्मल होने वाला है तो एबनॉर्मल में यहाँ दो कंडीशन आने वाला है। मीन्स यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लें कि आखिर हमारा जो सॉलिड सॉल्यूट है आखिर उसका कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट के बारे में, सॉलिड सॉल्यूट के बारे में। और ये आपका 3 टाइप्स का होने वाला है। सॉलिड सॉल्यूट जो है आपका ये 3 टाइप्स का होने वाला है। इसे हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला आप कह सकते हैं नॉर्मल सॉल्यूट, है ना। फर्स्ट को क्या कह सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूट। नॉर्मल सॉल्यूट को आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मीन्स जो है ना डिसोसिएट हो और ना ही एसिड से एसोसिएट हो ना। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है, नाइदर डिसोसिएशन और नॉर एसोसिएशन। यहाँ क्या होने वाला है, डिसोसिएशन। यहाँ डिसोसिएशन होने वाला है। और यहाँ क्या होने वाला है, एसोसिएशन। और यहाँ पर आपका 3 केस हो चुका है। ये आपका क्या हो गया है, 3 केस हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग बातचीत करें और यहाँ पर देखें तो क्या कंडीशन आने वाला है। नॉर्मल में क्या होगा, जो ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, है ना। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, है ना। क्या कहने वाले हैं आप, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि आखिर कौन सा सॉल्यूट है जो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन करने वाला है। और वो सॉल्यूट आपका कौन सा है, ग्लूकोज, शुगर, या फिर आप यहाँ यूज कर सकते हैं यूरिया, या आप हो सकता है कि यहाँ रख सकते हैं। ऐसे मुख्य रूप से हम लोग सॉलिड ही रखने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये मुख्य 3 जो है आपका क्या है, ये नॉन आयनिक और नॉन है ना एसोसिएटेड। मतलब कि ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन। मीन्स ये आपका जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं और वाटर में डिजोल्व करने के बाद
ये ना तो दो आयन में टूटेगा और ना ही तो ये कंबाइन होकर है ना एसोसिएशन करेगा, मीन्स दो आयन आपस में जुड़ने वाले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग वांट हॉफ फैक्टर डिफाइन करते हैं। वांट हॉफ फैक्टर आई को कहा जाता है ना, वांट हॉफ फैक्टर है ना। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, आई को हम लोग कहेंगे क्या है ये, वांट हॉफ फैक्टर। वांट हॉफ फैक्टर है जिसे स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। और बेटा यहाँ पर आई आपसे चाहिए ना, आपको वांट ऑफ फैक्टर चाहिए यहाँ पर, और वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 1 होने वाला है। आपसे 12 में ये वैल्यू पूछा जा सकता है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होने वाला है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, डिसोसिएशन के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं डिसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सॉल्ट है ना, जो भी आपका सॉल्ट है वो कौन है आपका, डिसोसिएशन करने वाला है, Na2SO4। यहाँ पर है ना, प्रत्येक के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए, प्रत्येक के लिए क्या चाहिए हम लोग को, आई का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर हम लोग प्रत्येक के लिए आई का वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। तो सोडियम सल्फेट में क्या है, 2 सोडियम 1 सल्फेट मीन्स 3 है ना, आई का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 होने वाला है यहाँ पर। अगर आप सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे तो आई का वैल्यू क्या है, 2 होने वाला है। अगर आप यहाँ पर और कोई चीज यूज करना चाहते हैं, अल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड यूज कर लें तो क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। इस तरह से ये वांट ऑफ फैक्टर है। और यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर क्या है, बताने वाला है कि किसके कंडीशन में आई का वैल्यू क्या होने वाला है ना। और आई का वैल्यू से हम लोग को क्या पता चलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर। मीन्स आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है वांट ऑफ फैक्टर आई। मीन्स आई ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा, आई कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होने वाला है। यहाँ पर अब आगे आकर के बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एसोसिएशन। और एसोसिएशन में दो ही कंडीशन है जिसे आपको माइंड में सेट करना चाहिए, बेंजोइक एसिड या आप एसिटिक एसिड यूज करते हैं। इन बेंजीन सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट कौन होगा, बेंजीन होगा, बेंजीन सॉल्वेंट। और यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, इन वाटर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट। और यहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, वाटर सॉल्वेंट। यहां पर एसोसिएशन में क्या होने वाला है बेटा, यहां पर एसोसिएशन में क्या होने वाला है, जब आप यहाँ एसोसिएशन करने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट का एसोसिएशन, तो यहाँ आपके सिलेबस में मुख्य रूप से डायमेराइजेशन होता है। डायमेराइजेशन मीन्स दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है ना, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका आई का जो वैल्यू होने वाला है वो आई का वैल्यू यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन बेस्ड बात हो जाता है कि आई का वैल्यू आप कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन बेस्ड बात होता है। इस तरह से आपसे यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आपसे पूछने वाला है। नॉर्मल सॉल्यूट जो नॉन आयनिक, नॉन है ना, नॉन एसोसिएटेड, नॉन डिसोसिएटेड है, जिसके कारण आई का वैल्यू ऑलवेज क्या है, 1 है। मीन्स आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव उतना ही होने वाला है। 10 मोल सॉल्यूट डालेंगे तो 10 ही मोल रहने वाला है। लेकिन अगर आप डिसोसिएशन में बात करेंगे आकर के, तो डिसोसिएशन में अगर आप 10 मोल सोडियम सल्फेट डाल दें, 10 मोल सोडियम सल्फेट डालेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 10 मोल, लेकिन वाटर में जाने के बाद ये क्या होने वाला है, 30 मोल। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 30 मोल। और आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ जाने वाला होगा। इस तरह से यहाँ पर बात आपको क्लियर करेगा, इस तरह से ये बात आपका क्लियर होने वाला है। और ये आपका डिसोसिएशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया।
और इस तरह से यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं आई का वैल्यू। इस कंडीशन में आपको ज्यादातर यूज होता है ये कंडीशन, है ना, आपके जो 12 के सिलेबस है ये यूज होगा। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो ऑलवेज यूज होना ही है। डिसोसिएशन भी आपका यूज होने वाला है। मीन्स डिसोसिएशन में अब हम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बातचीत कर लें और थोड़ा सा देख लें कि आखिर कॉलिगेटिव में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम क्या पूछने वाला है कि किस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कितना बढ़ने वाला है ना, कहेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको आई नहीं पूछा जाने वाला है, इसलिए इसकी, है ना, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो इस तरह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में कौन कौन सा शामिल होगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आपका कहाँ जाएगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव में, और ये आ जाएगा आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में। तो यहाँ पर हम लोग बातचीत करें और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव को देखें। तो यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव आप देखने वाले हैं। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में आप क्या देखने वाले हैं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या दिख रहा है आपको, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो चुका है। डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और आप क्या देख रहे हैं, एसोसिएशन, एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन 1, है ना, इस तरह से माइंड फिट करें। एसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पर आप जब बात करेंगे, अब यहाँ पर अब आप बात करेंगे और कंडीशन को देखेंगे। तो कंडीशन क्या यहाँ देखना है हम लोग को कि अगर आप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव फार्मूला कोई भी आप यूज करके देखें, अगर आप क्या देख रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ क्या करेंगे, आई इंटू आप के बी इंटू मोलैलिटी यूज कर लेंगे। ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आई इंटू के बी के एफ इंटू मोलैलिटी। और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करें तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। तो इस तरह से ये आपका क्या है, एबनॉर्मल हो चुका है, क्योंकि यहाँ आप आई यूज कर चुके हैं, है ना, आई यूज कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में अब आपसे यहाँ पर बात किया जाएगा, अब यहाँ पर बात किया जाएगा और हम लोग को देखना होगा कि किस कंडीशन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई ज्यादा होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर डेल्टा टी एफ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई है ना। यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट से बात करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। यहाँ पर चेंज इन फ्रीजिंग, है ना, डिप्रेशन मतलब क्या हुआ, घट जाना, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, लेकिन चेंज हुआ ना, दोनों स्थिति में चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर लेकिन जब बात करेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हम आपको क्या बताए थे कि जब सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जब सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसका मतलब ये आपका क्या होने वाला है, इनवर्सली, ये क्या होने वाला है, इनवर्सली, है ना, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, निगेटिव साइन चलेगा, है ना, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग में निगेटिव साइन नहीं होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होने वाला है। और तब आप आई का वैल्यू यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। आई सोडियम सल्फेट और आई यहाँ पर रखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो किसका आई ज्यादा है, इसका, है ना।
इसका आई क्या दिख रहा है 3 होने वाला है, 2 सोडियम 1 सल्फेट, और इसमें क्या है 1 सोडियम 1 क्लोरीन 2 है। और इस तरह से जब आई आपके पास क्लियर हो गया है तो अगर आपसे बात किया जाए तो इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन होगा सोडियम क्लोराइड के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, है ना, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा ज्यादा होगा और इसका क्या होने वाला है कम होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा डिप्रेशन ऑफ इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी, सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट भी। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है ग्रेटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ग्रेटर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करके देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम सल्फेट ग्रेटर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जहां पर आई ज्यादा होगा बॉइलिंग ज्यादा होगा। लेकिन फ्रीजिंग की बात करेंगे तो इन्वर्सली हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इन्वर्सली हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोडियम सल्फेट लेस देन होने वाला है सोडियम कार्बोनेट रखें या सोडियम सल्फेट से मिलेगा आपका, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप यह बदल लीजिए यहाँ पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम सल्फेट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोडियम सल्फेट लेस देन होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन्वर्सली हो गया है ना। यहाँ पर बात आपको ले जाकर के आपसे एग्जाम में खूब पूछते रहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो बस आई देख लेना है किसका आई ज्यादा है और किसका आई कम है, बस यही देख लेना है। लेकिन अगर आपसे बात करेगा है ना फ्रीजिंग पॉइंट तो आई के इन्वर्सली हो जाएगा, मीन्स जिसका आई ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि निगेटिव साइन होता है ना, आई क्या होता है निगेटिव होता है, और आई का वैल्यू जब निगेटिव साइन में यहाँ हो जाएगा फ्रीजिंग में निगेटिव होगा। चेंज इन फ्रीजिंग में निगेटिव साइन नहीं होता, फ्रीजिंग में निगेटिव होता है, चेंज इन फ्रीजिंग में निगेटिव नहीं होता। इसलिए आपको ये बात माइंड में सेट करना होगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन साथ में ये कंडीशन और ये कंडीशन पे नजर रखना है, तब आपका काम बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन आप बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर बात क्लियर होने वाला है। ये आपका क्लियर हो चुका है तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन देख लें तो बात आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अपने आप यहाँ पर फ्रेश होने वाला है।